ऊपर से नियमित रूप से गुजरते थे। ये दो तरह के थे, एक थे ऑप्टिकल सैटेलाइट जो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें खींचते थे, और दूसरे थे रडार सैटेलाइट या सिंथेटिक अपर्चर रडार जो बादलों के पार अंधेरे में और यहाँ तक कि जमीन के कुछ नीचे तक भी देख सकते थे। इनसे बचना असंभव माना जाता था। यहीं पर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। डॉक्टर कलाम और उनकी टीम ने तय किया कि सबसे पहले दुश्मन की चाल को समझना होगा। उन्होंने बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों की मदद ली। उनका काम था ये कैलकुलेट करना कि अमेरिकी सैटेलाइट ठीक किस समय पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं, उनकी दिशा क्या होती है और उनका ब्लाइंड स्पॉट यानी जो वो देख नहीं पाते वो समय पोखरण पर नहीं होती, कब और कितने समय का होता है। कैलकुलेशन से पता चला कि अमेरिकी सैटेलाइट्स के बीच कुछ घंटों का एक गैप होता था जो ज्यादातर देर रात या अल सुबह का समय होता था। यही वो विंडो थी जिसमें भारत को अपना पूरा काम करना था। अब पोखरण की फील्ड पर आते हैं। यहाँ काम करने की जिम्मेदारी भारतीय सेना की 58वीं इंजीनियर रेजिमेंट को दी गई थी, जिसका नेतृत्व कर्नल गोपाल कौशिक कर रहे थे। सेना को क्यों चुना गया? क्योंकि सीमा के पास रेगिस्तान में सेना की आवाजाही को अमेरिकी सैटेलाइट एक नियमित गतिविधि मानते थे। अगर अचानक बहुत सारे वैज्ञानिकों की गाड़ियां वहां जाती तो CIA का माथा तुरंत ठनक जाता। इसलिए एक बहुत ही चालाक योजना बनाई गई। कोई भी वैज्ञानिक अपने असली नाम और रूप में पोखरण नहीं जाएगा। सबने भारतीय सेना की वर्दी पहन ली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन गए मेजर जनरल पृथ्वीराज। डॉक्टर R चिदम्बरम को नाम मिला मेजर जनरल नटराज, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC के निदेशक डॉक्टर अनिल काकोडकर बन गए मेजर जनरल मत्स्य। DRDO के डॉक्टर K संथानम को कर्नल सिरीस का नाम दिया गया। इन सभी को सेना के अनुशासन, बात करने का तरीका और चाल ढाल की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई ताकि सैटेलाइट से या किसी जासूस की नजर से देखने पर वे पक्के फौजी लगे। रेगिस्तान का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार रहता था। दिन के समय काम पूरी तरह बंद रहता था। जैसे ही अंधेरा होता और सैटेलाइट्स की नजर हटती, 58वीं रेजिमेंट और वैज्ञानिक काम पर लग जाते। काम क्या था? जमीन के अंदर सैकड़ों मीटर गहरे कुएं यानी शाफ्ट खोदना ताकि वहां परमाणु बमों को रखा जा सके। इन कुओं के कोड नेम भी बड़े दिलचस्प रखे गए थे, व्हाइट हाउस, ताजमहल और कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि एक शाफ्ट में पानी निकल आया था जिसे सुखाने में बहुत समय लग रहा था, मानो वहां सो रहा हो। रात के अंधेरे में बुलडोजर और खुदाई करने वाली मशीनें चालू होती, भारी मात्रा में रेत निकाली जाती। लेकिन सबसे बड़ा रहस्यमयी काम तब शुरू होता था जब सुबह होने वाली होती थी। सुबह होने से पहले सैटेलाइट के वापस आने का समय हो जाता था। 58वीं रेजिमेंट के जवानों को यह सुनिश्चित करना होता था कि रात में किया गया कोई भी काम सैटेलाइट को नजर ना आए। इसके लिए वे क्या करते थे? जो रेत रात में खोदी जाती थी उसे पहाड़ों के आकार में इस तरह बिछाया जाता था कि वह हवा से बने प्राकृतिक रेत के टीलों जैसी लगे। टायरों के निशान, बुलडोजर के ट्रैक, ये जवान अपने पीछे झाड़ियां और कांटेदार टहनियां बांधकर रेत पर चलते थे ताकि हवा और झाड़ियों से सारे निशान मिट जाएं। जब सुबह सैटेलाइट वहां की तस्वीर लेता तो उसे सिर्फ शांत वीरान रेगिस्तान नजर आता। लेकिन चुनौती सिर्फ इतनी ही नहीं थी। 1995 की सबसे बड़ी गलती थी केबल्स का खुला रह जाना। इस बार कोई चांस नहीं लिया जा सकता था। मोटे मोटे तार जो उपकरणों को कंट्रोल रूम से जोड़ते थे, उन्हें बिछाने के लिए सीधी खाइयां नहीं खोदी गईं, क्योंकि सीधी रेखाएं प्रकृति में नहीं पाई जाती और सैटेलाइट उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। इसके बजाय हवा के रुख और प्राकृतिक टीलों के आकार के अनुसार आड़ी तिरछी खाइयां खोदी गईं और तारों को रेत के नीचे गहराई में दबा दिया गया। यहाँ तक कि जो मशीनें खुदाई के लिए इस्तेमाल की जाती थीं, उन्हें सुबह होने से पहले वापस उनकी तय जगह पर उसी दिशा में और उसी एंगल पे खड़ा किया जाता था जिस एंगल पे वे एक दिन पहले खड़ी थीं। अगर एक बुलडोजर कल उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा था तो आज सुबह भी उसे उसी जगह उसी दिशा में खड़ा होना था ताकि सैटेलाइट को लगे कि ये मशीन महीनों से यहीं पड़ी है और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब समय आ गया था सबसे महत्वपूर्ण चीज को पोखरण तक पहुंचाने का, परमाणु बम का कोर, यानी वो प्लूटोनियम और यूरेनियम जिससे धमाका होना था। इसे मुंबई के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से राजस्थान लाना था। यह काम इतना संवेदनशील था कि एक छोटी सी चूक भी भयंकर तबाही ला सकती थी या अमेरिका को अलर्ट कर सकती थी।
मई की शुरुआत में इन खतरनाक और बेहद कीमती कोड्स को साधारण लकड़ी के बक्सों और एप्पल की पेटियों में पैक किया गया। कोई भारी सुरक्षा काफिला नहीं, कोई सायरन बजाती गाड़ियां नहीं, बिल्कुल सामान्य तरीके से इन्हें मुंबई के सांता क्रूज हवाई अड्डे पे लाया गया। वहां से भारतीय वायुसेना के AN-32 परिवहन विमान से इन्हें रात के अंधेरे में जैसलमेर बेस पे उतारा गया। जैसलमेर से पोखरण तक की यात्रा और भी डरावनी थी। सेना के सामान्य ट्रकों में इन बक्सों को रखा गया। सड़कों पे कोई अतिरिक्त पुलिस नहीं थी। अगर किसी ने उन ट्रकों को देखा भी होगा तो उसे लगा होगा कि सेना का कोई सामान्य राशन या उपकरण जा रहा है। यही वो असली डिसेप्शन था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। जैसे जैसे 11 मई की तारीख करीब आ रही थी, तनाव अपने चरम पर था। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर अटल बिहारी वाजपेयी, ब्रजेश मिश्रा और कुछ चुनिंदा लोग हर मिनट की अपडेट ले रहे थे। उधर पोखरण में कुओं के अंदर बमों को स्थापित कर दिया गया था। बमों को कुओं की गहराई में ले जाकर उनके ऊपर कंक्रीट और रेत के भारी प्लग डाल दिए गए थे ताकि